एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है पाकिस्तान मीडिया इंडियंस ने हमें हमारी बर्बादी की वीडियो भेज हमारी बैंड बजा दी। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। अगर हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियोस भेजते थे, हम वीडियो भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली है। उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी। नोइंगली ये नहीं कर सकते थे। जो फैटफ है उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं। उस वक्त लिख के दे रहे हैं जो फ्रांस, जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है। किसी हुकूमत को ऐसा मुआहदा करना जेब देता है? वो वजीर आज हमें समझा रहे हैं कि हमने पाबंदी लगाई है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। भाई वो मुजरिम है, साथ उन्होंने दस्तखत किए हुए उस मुआहदे पे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से लगातार जल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया अपने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के गायब होने पर बहुत गुस्से में है। पाकिस्तानी मीडिया को आज अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। रौफ क्लास्ट्रा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि हम इंडियंस को वीडियोस भेज छेड़ते थे और आज हमें इंडियंस ने पाकिस्तान में हो रहे दंगों पर हमें वीडियोस भेज हमारी नाक में दम कर दिया है। इन दंगों का असली कारण यह है कि इमरान खान की सरकार ने तहरीके लबाक पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने का लिखित रूप से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और फिर इमरान खान की सरकार पीछे हट गई, इस वादे से मुकर गई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तहरीके लब्बैक तशद्दुद मरात मामले में मरात एंजॉय करने वाले आईजी, आरपीओ, सीपीओज, डीपीओज मंजर से ही गायब। छोटे पुलिस एहलकार, रैंकर्स तहरीके लब्बैक के लठबरदारों से मार खाते रहे। कोई ताकत के जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। तशद्दुद में मुलविस तहरीक के मुतादिद सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार। क्या हुकूमत करोड़ों रुपए की कीमती अमलाक आग की नजर करने वालों को सजा देगी? क्लास साहब क्या कहेंगे इस कॉल और फेल के तजाद पे? 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे वो करते थे तो हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियोस भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। सो दोनों का माशाल्लाह पता है हमारा मिलता जुलता डीएनए है, वही कल्चर है, वही सोच है, वही अप्रोच है, वही हमारी सोसाइटीज़ के वही मसाइल हैं जो इंडिया के मसाइल हैं। वहाँ पे अच्छा होती थी मिलिटेंसी। जब मेरा और आमिर का व्यू था उस वक्त भी कि शायद हम अभी इंडिया से बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारा जनरल जिया का इम्पैक्ट जो आया था ना हमारे ऊपर, एक इस्लामाइजेशन का एक ज़बरदस्ती ठोंसा किया और लोगों को एक ज़बरदस्ती उनको आके करने की कोशिश की, इरेक्शन हुआ, जो कुछ भी। हमारा ये ख्याल था कि ये पिछले 5-6 सालों में इंडियन सोसाइटी जो है ना बुरे तरीके से वायलेंस का, पोलराइजेशन का, इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार हुए। हम नहीं हुए, हम थोड़ा फ़ख्र लेना शुरू हो, नज़र लग गई। मेरा ख्याल है हमारी अपनी ज़बानें काली निकली हैं कि आमिर साहब मेरा बड़ा ये फेवरेट होता था और इंडियन के दोस्तों को हम बड़ा बैठ कर टांट भी करते थे, शोज़ के ज़रिए भी और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली है। सो कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि अचानक आपने बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और हमारे सियासतदानों ने ये मेहनत के साथ ये ग्रुप से इनको तैयार करते हैं। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्यों तैयार करते हैं? ऑर्गन जो हैं उन्होंने दुनिया को डराना होता है कि देखा हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे जिन पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े मास्टर्स पाले हुए हैं। आपने अगर हमें फंडिंग ना की, पैसा ना दिया, डॉलर ना दिया, तो ये देखा ना ये आएंगे और न्यूक्लियर मुल्क है, कंट्री, हम इसको खा पी जाएंगे और पता नहीं क्या कर देगा। शेख रशीद साहब एंड कंपनी, इमरान खान साहब का इनका सरेंडर देखें,
ये जो लोग आज आए हुए थे उसकी वजूहात होती हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे हो जाते। ये इन्होंने एक मुआहदा किया था आमिर साहब, लास्ट ईयर हुआ था जनाब इनका 2020 में 16 नवंबर 2020 को, बड़ी मुख्तसर से हाथ से लिखी गई, ये रियासत लिख के दे रही है। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ये जनाब आपके ब्रिगेडियर या रिटायर्ड सैयद इजाज शाह साहब थे, और क्या नाम नूरुल हक कादरी साहब थे, और कमिश्नर साहब थे यहाँ पे। इन्होंने जनाब एक मुआहदा साइन किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। मुआहदे की ज़रा शिकें सुनने बड़ी मज़े की हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब कि हमारी आपस में बातचीत हुई है, अब ये खुद लिख के दे रहे हैं, हुकूमत लिख के दे रही है, जिसकी वजह से ये सारा क्यास हुआ है। इन्होंने कहा अभी तो जान छुड़वाओ ना, ये रियासतें चल रही हैं, ये रियासतें चला रहे हैं, बड़े मैच्योर लोग 22 साल मेहनत करते रहे, बड़ी जदोजहद के बाद है पावर। सुने ज़रा, उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी। नोइंगली ये नहीं कर सकते थे। आप पे वो जो है उसका क्या नाम FTF जो फैटफ है उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं। उस वक्त लिख के दे रहे हैं जो फ्रांस जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है, आपके FTF पे बैठा हुआ है, उनका लिख के दे रहे हैं। आपको पता है ये काम नहीं कर सकते तो क्यों ये शर्त मान रहे हैं आप उनकी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में भी तैनात नहीं करेगी, जहाँ पे बहुत सारे ये मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ फ्रांस में, 1-1.5 लाख से ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं हम अपना फ्रांस में अपना सफ़ीर भी मुकर्रर नहीं करेंगे। आमिर मतीन साहब से, आमिर मतीन साहब, जिस तरह से TLP पर हमने देखा है पाबंदी लगा दी गई, 3 दिन बाद ये एक्शन लिया गया है, और सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, कंट्रोल में? वैसे तो जो 3 दिन से बुरा हाल था, तो कि अमलाक जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, जो है 300 के करीब जो है पुलिस वाले बेचारे ज़ख्मी हो गए। टोटल ज़ख्मी कोई 900 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है। गोलियां चल रही हैं और सारे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था। शहरियों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, पर उनको क्या इल्ज़ाम दें जब जो मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका, जिसको लीड करना चाहिए, वो खुद जब गायब हो तो फिर वो नीचे अमले को क्या कहें? मुल्क भर में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, 2 पुलिस एहलकार शहीद और तकरीबन 550 जख्मी हो गए। आम शहरियों की जान से जाने की खबरें भी आती रहीं। एम्बुलेंसेज सड़कों पर फंसी रहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ता न दिया गया। हालात इस कदर बिगड़े कि हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फैसला कर लिया गया है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी जाए। हमारा सवाल ये है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है? नासिब चुगताई साहब। हाँ, फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। हमारे मुल्क में ही होता रहा है मुस्तकिल, तमाम कलदम तंजीमें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ चेहरों से नामों से काम कर रही हैं। अरे यहाँ जो सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। मज़ा आया शेख रशीद साहब को सुन के। उनका 2017 का बयान पड़ा हुआ है मेरी फेसबुक के ऊपर, वो भी मैंने सुना कैसी वो तहरीक लब्बैक को नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि तुमको जला के खाकिस्तर कर देंगे और तहरीक लब्बैक तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा। मसला बहुत सिंपल सा है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई थी अलकायदा से लेकर अब तक, जुनैरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री बंद कर दें आप, उस फैक्ट्री को डी-इंस्टॉल कर दें। आम शहरियों का क्या कसूर है कि वो घरों से बाहर ना निकल सके? उनके लिए इस तरह से रास्ते बंद कर दिए जाएं और उनको इतनी अजियत दी जाए कि उनको, इवन जो कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में, अभी जुनैरा ने भी बात की, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाने से रोका गया। इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता, लेकिन देखने की बात यह है कि इनको ये जुर्म करने की तरगीब किसने दी है। तो अगर इनको सज़ा देनी है और उनको सज़ा नहीं देनी है जिनको इन्होंने इस तरफ लगाया है, तो फिर तो काम अधूरा है। मुआहदा भी पढ़ लें जो इस मुल्क के वज़रा ने खादम रिजवी के साथ उसके बाद किया। किसी मुल्क के वज़रा ऐसा मुआहदा करते हैं? किसी हुकूमत को ऐसा मुआहदा करना ज़ेब देता है? वो वज़ीर आज हमें समझा रहे हैं कि हमने पाबंदी लगाई है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। भाई वो मुजरिम है साथ, उन्होंने दस्तखत किए हुए उस मुआहदे पे, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा मुआहदा? थी जिसमें आजकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मुझे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में पूछ रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है इन पाकिस्तान। और वैसे ही सेम लोगों इनसे भी पूछा गया और ये तज्जियाकार बता भी रहे हैं कि बेसिकली इनकी जो पहले ये लोग वीडियो सेंड किया करते थे और अब इनको लोग सेंड कर रहे हैं इंडिया से और कह रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है। और वो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसी है।
और जाहिर सी बात है जब ये लोग उनसे इस तरह से बोलेंगे तो फिर वो लोग भी बोलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के मामले में आप टांग ना अड़ाएं ताकि कल को कोई आपको ना बोले। तो पहले इन्होंने किया तो अब इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खैर मुझे तो लिंक शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, काफ़ी चीज़ें तो मुझे आप लोगों से आइडिया हो रहा होता है। एनीवेज वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में ये जो आपस में जो बहस कर रहे थे वो लब्बैक के ऊपर, लब्बैक के बारे में वैसे तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन यार मेरी जो पर्सनल ओपिनियन भी मैं अपना शेयर करूंगी और जो यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली बात यह है कि वी आर नॉट ओनली वन कंट्री जो कि मुस्लिम है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम हैं, और अगर बोलना है तो उन सबको बोलना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल होकर बोलना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को सारी यहाँ पर पाकिस्तान में देखें, अगर स्ट्राइक करनी है स्ट्राइक भी करें, हर किसी को राइट है, वो अपना जो है वो कर सकता है स्ट्राइक वगैरह भी, लेकिन एक अमन के तरीके से। आपको दुश्मनी है, आपको दुश्मनी पुलिस से नहीं होनी चाहिए, आपको दुश्मनी आम उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो लोग अपना डेली की रोजगारी करते हैं। दुश्मनी आपको जिस बंदे से है आप उनके लिए स्ट्राइक करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और अपनी जो डील्स हैं उसको क्लियर करवाएं। अब इस तरह से हजारों की तादाद में पुलिस वालों को इन्होंने मारा है, पीटा है, उसके बाद उन लोगों की जो खून मैं देख रही थी, उनकी हालत इतनी कोई बुरी हो रही है कि मुझे अफसोस हो रहा था कि इन बेचारों का क्या कसूर है। ये तो पुलिस वाले जॉब कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सेम वैसे ही अगर हम लाल किला की बात करते हैं तो लाल किला में भी यही हुआ था। जब अभी फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ पर जो किसान आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने जो मिसबिहेव किया था, लेकिन उसमें पुलिस को मना किया गया था कि आपने कोई भी ऐसा उन पे लाठीचार्ज नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों को मारा पीटा, ठीक है। तो पुलिस बेचारी का क्या कसूर था वहां पर भी? ये कसूर तो मतलब आपको जिससे इश्यू है उस चीज को रेज करें, बजाय इसके कि आप लोगों को मारें, लोगों को। क्योंकि पुलिस वाले भी एक मेरे सामने ये लोग भी अपने इनकी भी फैमिलीज हैं यार, ये लोग जॉब करते हैं सेम वैसे जो जैसे हम लोग जॉब करते हैं। इनको जो पीछे से ऑर्डर मिलता है वो लोग वही करते हैं। कसूरवार ये लोग नहीं है, असल कसूरवार वो लोग हैं जो लोग इन पे हाथ उठाते हैं आम लोगों पर। अब देखें इतने सारे जो रोड से ब्लॉक किए हुए थे, खैर मेरी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट साइड पे हुआ था, क्योंकि एयरपोर्ट आपको मालूम है कि वो एक ऐसा रोड आता है जो कि नेशनल हाईवे की तरफ भी जाता है और कराची से एग्जिट भी करता है वो एरिया। तो उसको जो है इन्होंने टारगेट किया हुआ था, वो ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आउट ऑफ कराची जाने में और आने में। तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहा। और अब देखें हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। अब ये कहते हैं कि अब ये लोग चाह रहे हैं कि फ्रांस वालों के ऊपर एक्शन लिया जाए, और अब के जबकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि फ्रांस के जितने भी रहने वाले नेशनैलिटी के लोग हैं वो सारे पाकिस्तान से निकल आए। तो इन्होंने तो ऐलान कर दिया फ्रांस वालों ने। तो इससे क्या होगा? मुझे नहीं लगता इससे कोई चीज़ ऐसी होनी है फ्रांस के जाने से। लेकिन एक चीज़ होगी कि हम लोगों के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट में हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है, और ग्रे लिस्ट से हमें निकलना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री की कंडीशन अच्छी होगी। अगर हम पासपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। बांग्लादेश से हमारा पासपोर्ट बहुत पीछे है, मतलब एंड में आता है। तो आप सोच लें, सिर्फ 2-3 कंट्रीज से हम आगे हैं, बाकी तो सभी कंट्रीज से पीछे ही हम लोग। तो ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस की बात है। और उसके बावजूद फिर हम लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, और हम लोगों को ग्रे लिस्ट से हटने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें सोचनी होगी। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को पकड़कर हर चीज़ को अपनी बर्बाद नहीं कर सकते, आने वाले उन नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते जिनका मुस्तकबिल है।
तो उनको कर्जों से हमने उनको नहीं कहना कि भाई तुम पैदा हुए हो तो इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए तुम पे कर्जा वाजिब है, ठीक है। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं हो, किस्मत चेंज करनी है, हर चीज़ समय चेंज करनी है। तो ये चीज़ इन लोगों को शायद समझ नहीं आती जो कि ये लोग कर रहे हैं, और मुझे इस चीज़ को मैं देखकर खुश नहीं हूँ, मुझे अफसोस है ऐसे लोगों पर, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और ना ही मैं कभी करूँगी किसी को ऐसे लोगों को सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट करने के लायक नहीं है। खैर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ, लेकिन जो रियलिटी थी, जो मेरे दिल में था, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एज बीइंग पाकिस्तानी मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारी कंट्री जो है वो तरक्की हासिल करे, कामयाबी हासिल करे और हमेशा आगे निकले, ग्रे लिस्ट से निकले, और हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े और हम लोगों को भी रिस्पेक्ट मिले जब हम आउट ऑफ कंट्री जाए। अगर हम लोग रेड लिस्ट में आ जाते हैं या फिर हमारी हम ग्रे लिस्ट में ही रहते हैं तो हमारी क्या वैल्यू होगी? कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। तो ये चीज़ है, और इस तरह की हरकतें कर हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी तो खैर मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा कि इस तरह की सिचुएशन इन पाकिस्तान स्पेशली, लेकिन आई होप कि ये लोग जो हैं इन पर एक्शन लिया जाए, और मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन जो लोग क्रिएट करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि उन लोगों के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। सो देखें, मजहब को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है, और हमें सिर्फ एक मज़हब का नहीं जो हमारा मज़हब है बल्कि हर मज़हब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसको बुरा बोलना किसी का राइट नहीं बनता। और अगर कोई बोलता है तो वो अपना नीचापन दिखाता है, मुझे ये लगता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इंसान को किसी के मज़हब पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि अब हमें दूसरी कंट्रीज़ को भी देखना है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें अपनी कंट्री को भी लेकर चलना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है कि हमारी कंट्री डेवलप कैसे करेगी, हम कहाँ पर नुकसान उठा रहे हैं, हम कहाँ पर पीछे रह गए हैं। तो हम लोग असल में सिर्फ एक ही चीज़ पे आके अटके हुए हैं, और दैट इज़ मज़हब। और मज़हब के ऊपर ही हम लोग लड़ाइयाँ करते रहते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग इकोनॉमी को फोकस करें, हम लोग डेवलपमेंट को फोकस करें, इन चीज़ों को भी फोकस करना है। तो अगर ये फोकस कर लेते हैं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एंड एट दी लास्ट अगर मुझसे कोई उल्टा पुल्टा बोला गया हो, मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया हो, क्योंकि लफ्ज़ तो निकले हुए वापस नहीं हो सकते, लेकिन माजरत उन सब चीज़ों के लिए अगर मेरे से कोई गलती से कुछ भी उल्टा पुल्टा निकल गया हो। सो बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।